नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज फिर से हाजिर हैं आपके सम्मुख। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में आईएमएफ द्वारा अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत के आर्थिक विकास का 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2026 और 2027 वित्त वर्ष में 8.77 की स्थिर दर से बढ़ेगी। पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, क्योंकि यहाँ पर 8.77 का नहीं 6.77 का जो है स्थिर दर से अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी 2026 और 2027 के लिए बढ़ेगी। यहाँ पर एक टर्म्स आया है वित्तीय वर्ष। तो फाइनेंशियल ईयर्स क्या होता है, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। अब ये वर्ष 2025 चल रहा है और जनवरी का महीना है। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 2025 का। ठीक है, बढ़ते हैं। भारत अगले 2 वित्तीय वर्षों तक सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा और इसके साथ ही वह वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर हावी होने के लिए तैयार है। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना जीईपी रिपोर्ट के जनवरी 2025 संस्करण में अनुमान लगाया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026 और 2027 दोनों में 6.7% की स्थिर दर से बढ़ेगी। तो कौन लगाया है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जो वैश्विक और क्षेत्रीय समकक्षों से काफ़ी आगे है। ऐसे समय में जब वैश्विक विकास 2025-26 में 2.7% पर रहने की उम्मीद है, यानी वैश्विक जीडीपी ग्रोथ रेट जो होगा 2.7% रहेगा, जबकि भारत का 6.77 का अनुमान लगाया गया है। यह उल्लेखनीय प्रदर्शन भारत की लचीलापन और विश्व की आर्थिक प्रकृति में इसके बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। जीपी रिपोर्ट इस असाधारण गति का श्रेय एक संपन्न सेवा क्षेत्र और एक पुनर्जीवित विनिर्माण आधार को देती है, जो बदलावकारी सरकारी पहलों द्वारा संचालित है। बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण से लेकर करों को सरल बनाने तक ये उपाय घरेलू विकास को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत को वैश्विक आर्थिक स्थिरता की आधारशिला के रूप में स्थापित कर रहे हैं। निकटतम प्रतिद्वंदी कौन है, चीन की आर्थिक वृद्धि दर अगले वर्ष 4% रहने का अनुमान है। भारत की बढ़ती प्रगति केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह महत्वाकांक्षा, नवाचार और बेजोड़ क्षमता की एक शक्तिशाली कहानी है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के पूरक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक परिदृश्य के नवीनतम अपडेट से भी भारत की मजबूत आर्थिक प्रगति को बल मिलता है। आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि भारत की वृद्धि दर 2025 और 2026 दोनों के लिए 6.5% पर मजबूत रहेगी, जो अक्टूबर के पहले के अनुमानों के अनुरूप है। यह निरंतर वृद्धि परिदृश्य भारत के स्थिर आर्थिक बुनियादी ढांचे और वैश्विक
अनिश्चितताओं के बावजूद गति बनाए रखने की इसकी क्षमता को दर्शाता है। विश्व बैंक और IMF दोनों द्वारा अनुमानित भारत के आर्थिक प्रदर्शन की निरंतर मजबूती देश के लचीलेपन को रेखांकित करती है और इसके आर्थिक बुनियादी ढांचे की निरंतर मजबूती दर्शाती है, और जिससे भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक अहम ताकत बन जाता है। तो जो GDP ग्रोथ रेट है वो क्या अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने? एक डाटा तो ये मिल गया 6.77% अगले 2 वित्तीय वर्ष में। एक चीज़ और बता दूं कि नॉमिनल GDP के मामले में जो भारत का स्थान है पूरे विश्व में वो क्या है? 5th नंबर पे है। और PPP यहाँ पर परचेजिंग पावर पैरिटी है, ठीक है ना कि पब्लिक पार्टनरशिप, ठीक है। तो PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर जो है पूरे विश्व में 3रे नंबर पर है। WTO में यही विवाद छिड़ता है कि ये थर्ड नंबर पर जो भारत है PPP पर, तो जो हम GDP की गणना करते हैं वो PPP आधार पर करें। चलिए, टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? नोवाक जोकोविच ने बनाया है। नोवाक जोकोविच ने टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच के रिकॉर्ड में रोजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया है। तो इसके पहले कौन थे? रोजर फेडरर थे, उन्हें ये पीछे छोड़ दिया है। सर्बियाई टेनिस दिग्गज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे राउंड में क्वालिफायर जैमे फारिया को हराकर अपना 340वां मैच खेला है। तो ये कहाँ के प्लेयर हैं? नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के प्लेयर हैं, ठीक है, और ये 340 मैच खेल चुके। मोस्ट ग्रैंड स्लैम एकल खिताब 24 का रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच के नाम है, यानी एकल ग्रैंड स्लैम में वो 24 खिताब जीत चुके हैं। अधिकांश सप्ताह ATP रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर रहे हैं। जोकोविच अपने पूर्व प्रतिद्वंदी एंडी मरे के साथ कोच के रूप में काम कर रहे हैं और उनके करियर में एक नया चरण है। वहीं जोकोविच का अगला मुकाबला 26वीं वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य के टॉमस माचैक से तीसरे दौर में होगा, जिन्होंने बुधवार को टिली ओपल्का के खिलाफ 3-6, 7-6, 6-7, 7-6 से जीत दर्ज की थी। तो ये काम का नहीं है। नोवाक जोकोविच जो है ओपन युग में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं। यह रिकॉर्ड फिलहाल केन रोजवेल के नाम है, जिन्होंने 1972 में 37 साल और 62 दिन की उम्र में ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता था। अगला प्रश्न देखें तो रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में और गोवा में। तो कहाँ पर किया है? महाराष्ट्र के पुणे में किया है। चलिए इसकी व्याख्या को देखें। तो महाराष्ट्र के पुणे में सेना दिवस समारोह के अवसर पर सरकार ने भारत के सैन्य इतिहास से जुड़ने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट लॉन्च किया है। किसने किया है? तो भारत सरकार ने किया है। इसे रक्षा, पर्यटन और भारतीय सेना मंत्रालयों द्वारा विकसित किया गया। तो किसने किसने इसमें योगदान दिया है? रक्षा, पर्यटन और भारतीय सेना मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालय जो है इसको बनाने में योगदान दी हैं। यह ऐप जो है 1962, 1971, 1999 के युद्धों में प्रमुख युद्धों, मैदान और सियाचिन बेस कैंप और गलवान घाटी जैसे महत्वपूर्ण संघर्ष क्षेत्रों में जाने की जानकारी देता है। इस प्रयास का उद्देश्य क्षेत्र को पर्यटन में शामिल करना है, जिससे नागरिकों को भारत के सैन्य इतिहास और उनके सैनिकों के बलिदान से और अधिक सहयोगियों से जुड़ने के
अवसर मिलते हैं। यह ऐप इन रणनीतिक स्थानों पर जाने हेतु परमिट प्राप्त करने सहित यात्रा योजना को सरल बनाता है। भारतीय सेना स्थानीय प्राधिकारियों के साथ मिलकर इन क्षेत्रों की परिचालन तत्परता सुनिश्चित करती है, यानी आप भी जा सकते हैं। विश्व के सबसे प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र सियाचिन के आधार शिविर का भी दौरा किया जा सकता है, लेकिन वहाँ के जलवायु के अनुकूल होने के कारण इससे आगे जाना मुश्किल हो सकता है। वेबसाइट जो है ऐतिहासिक युद्ध स्थलों की यात्रा के बारे में सभी जानकारी के लिए वन स्टॉप समाधान होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के मामले देखने को मिल रहे हैं? तो कहाँ पर मिल रहे हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, तेलंगाना। तो ये महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। इसकी व्याख्या को देखें तो ये महाराष्ट्र में GBS से एक की मौत हो चुकी है और केंद्र ने भेजी टीम जो है ये पेपर की कटिंग है और वहाँ पर मरीजों की संख्या जो है 100 के पार कर गई है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या को देखें। तो महाराष्ट्र में गुइलेन बैरे सिंड्रोम को पहली संदिग्ध मौत दर्ज की गई है वहीं 28 नए केस सामने आने के साथ पुणे में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के मामले 101 तक पहुंच चुकी है। गुइलेन बैरे सिंड्रोम एक दुर्लभ लेकिन गंभीर ऑटो इम्यून विकार है। तो ऑटो इम्यून विकार है, ठीक है, ये स्टेटमेंट पे आ सकता है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है नर्वस सिस्टम पर हमला करती है। यह विशेष रूप से परिधीय नसों को प्रभावित करता है और मांसपेशियों में कमजोरी या लकवे का कारण बन सकता है। ऑटोइम्यून विकार तब होते हैं जब प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करती है। इन बीमारियों में प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी बनाती है जो शरीर के स्वस्थ अंगों और ऊतकों पर हमला करती है। एंटीबॉडी क्या होती है? इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रोटीन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। ये बैक्टीरिया और वायरस जैसे बाहरी पदार्थों से लड़ने में मदद करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, जैसे ये हमारी शरीर है, ठीक है, ये हमारी शरीर है। तो ये हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है यानी इम्यून सिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। और जैसे बाहर से जो भी बैक्टीरिया या वायरस आते हैं तो उसे हम बोलते हैं एंटीजन। तो जब कोई एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी एंटीबॉडी क्या होती है? एक्टिव हो जाती है और उस तरीके से डेवलपमेंट करती है, अपनी एंटीबॉडी बनाती है शरीर और एंटीजन को मारती है। तो एंटीजन के रूप में जो है क्या हो सकता है? बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं। एंटीबॉडी क्या होती है? यह हमारे शरीर में होती है, ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लक्षण क्या होंगे? तो इसके प्रारंभिक लक्षणों में झंझनाहट, सुन्नता, पैरों या हाथों में कमजोरी का महसूस होना शामिल है। यह कमजोरी धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल सकती है। इसके गंभीर मामलों में सांस लेने की कठिनाई और चेहरे की मांसपेशियों को भी प्रभावित करना शामिल है। इस विकार का मुख्य कारण प्रतिरक्षा प्रणाली की असामान्य प्रतिक्रिया होती है। यह प्रतिक्रिया अक्सर वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण के बाद देखने को मिलती है। बता दें कि फ्लू, जीका वायरस या कैंपिलोबैक्टर संक्रमण इसके ट्रिगर हो सकते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण के खिलाफ काम करते हुए नसों पर हमला करना शुरू कर देती है। इसके कारण नसों के सिग्नल भेजने की क्षमता प्रभावित होती है। उपचार क्या होता है? तो गुइलेन बैरे सिंड्रोम का उपचार प्लाज्मा एक्सचेंज और इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी से किया जा सकता है। गौरतलब है कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए रक्त से हानिकारक एंटीबॉडी को निकाला जाता है।
ठीक है। वहीं इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी उपचार में प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित किया जाता है। फिजिकल थेरेपी और पुनर्वास भी मांसपेशियों की कार्य क्षमता बहाल करने के लिए उपयोगी होते हैं। हालांकि समय पर निदान और उपचार से ज़्यादातर लोग पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। हाल ही में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? 7, 113, 126, 139। तो ये 139 किए गए हैं। 139 में 7 जो है पद्म विभूषण है, ठीक है। 19 जो है पद्म भूषण है और 119 जो है वो पद्मश्री है। आइए इसकी व्याख्या को देखें। तो पद्म हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है, आप लोगों को पता होगा, भारत रत्न। फिर उसके बाद आता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। फिर आता है पद्म भूषण। फिर आता है पद्म श्री। ये रैंकिंग है। तो सबसे सर्वोच्च सम्मान जो है ये भारत रत्न है। 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी मिली है। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर साल मार्च अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले औपचारिक समारोह में प्रदान किया जाता है। तो अभी घोषणा हुई है, मिलेगा कब? मार्च अप्रैल में। सूची में 7 जो है पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री है। वहाँ पर मैंने 119 बोल दिया था, 113 पद्मश्री है, जिसमें 23 महिलाएं भी शामिल हैं। इस सूची में विदेशी, NRI, PIO, OCI श्रेणी के 10 व्यक्ति और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं। तो कितने लोगों को मरणोपरांत जो है पुरस्कार दिया गया है? तो 13 लोगों को, यानी 13 जो है मरणोपरांत पाए हैं। पद्म विभूषण की लिस्ट देख लें तो दुबूर नागेश्वर रेड्डी, ये चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है, तेलंगाना से हैं। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जो हैं श्री जगदीश सिंह खेहर। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, ये कला से हैं, गुजरात में से। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला से हैं, कर्नाटक से। श्री MT वासुदेवन नायर, इन्हें मरणोपरांत मिला है, साहित्य और शिक्षा, केरल से हैं। ओसामू सुजुकी, इन्हें भी मरणोपरांत मिला है, व्यापार उद्योग से संबंधित है, जापान के हैं। श्रीमती शारदा सिन्हा मरणोपरांत हैं, कला से हैं और बिहार से संबंधित हैं। तो मरणोपरांत अलग से टिक मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्म भूषण की लिस्ट देख लें तो श्री A सूर्य प्रकाश, साहित्य और शिक्षा, पत्रकारिता, कर्नाटक से हैं। अनंत नाग जो है विवेक देवराय जी हैं, देवराय जो है मरणोपरांत, साहित्य और शिक्षा, NTC दिल्ली। श्री जतिन गोस्वामी हैं, ठीक है। जोश चाको पेरियापुरम हैं। कैलाश नाथ दीक्षित हैं, ये पुरातत्व विभाग से संबंधित हैं। श्री मनोहर जोशी हैं, मरणोपरांत, लोक कार्य, महाराष्ट्र। नल्ली कुप्पू स्वामी चेट्टी, नंद मुरी बालकृष्णन। PR श्रीजेश, खेल से ये चर्चा में रहे हैं। श्री पंकज पटेल, व्यापार और उद्योग, गुजरात। पंकज उदास, मरणोपरांत, ठीक है। राम बहादुर राय, साहित्य और शिक्षा, पत्रकारिता, उत्तर प्रदेश। तो UP के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है राम बहादुर राय। साध्वी रितंभरा, समाज सेवा, उत्तर प्रदेश। श्री S अजीत कुमार, कला, तमिलनाडु। श्री शेखर कपूर, कला, महाराष्ट्र। सुश्री शोभना चंद्र कुमार, कला, तमिलनाडु।
श्री सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत लोक कार्य से संबंधित थे, बिहार से हैं। श्री विनोद धाम विज्ञान और इंजीनियरिंग संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। ठीक है। पद्मश्री की सूची भी है जिसमें कुछ प्रमुख है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो पद्मश्री में लिबिया लोबो सरदेसाई, ये स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है। गोवा की आज़ादी में प्रमुख भूमिका निभाई थी। लीबिया ने अपने पति वामन सरदेसाई के साथ मिलकर पुर्तगाली शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। भूमिगत रेडियो स्टेशन भी चलाया था। 1955 में जंगलों में छिपकर वोज द लिबर्टाडे नामक रेडियो स्टेशन चलाया, जिसके जरिए स्वतंत्रता समर्थक संदेश प्रसारित किए गए थे। उनकी महत्व क्या है कि उनकी कहानी प्रेरणा देती है कि संघर्ष और साहस से बदलाव संभव है। दूसरा जो है, ये पद्मश्री की बात कर रहे हैं, पद्मश्री हैं सब। भीमव्या, ठीक है, भीमव्या जो है कठपुतली कला में माहिर हैं। यह पारंपरिक कला को जीवित रखने का एक उल्लेखनीय प्रयास है। शैली होलकर महेश्वरी हैंडलूम 300 साल पुरानी महेश्वरी हैंडलूम को पुनर्जीवित किया, जो भारतीय हस्तकला और परंपरा को सजोने का काम करती हैं। डॉक्टर नीरजा भटला स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर भटला ने सर्वाइकल कैंसर के उपचार के लिए जो है अपना प्रयास किया था। जोनास माटेसी ब्राज़ील से हिंदू आध्यात्मिक गुरु हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग योग और वेदांत मैकेनिकल इंजीनियर है। योग और वेदांत गुरु बनने तक उनका सफ़र अद्भुत है। गोकुल चंद दास पश्चिम बंगाल के हैं। इन्होंने 150 महिलाओं को ढाक बजाने का प्रशिक्षण दिया, जो बंगाल की पारंपरिक संस्कृति का हिस्सा है। आर अश्विन क्रिकेटर हैं। अरुंधति भट्टाचार्य SBI की पूर्व अध्यक्ष हैं, इन्हें भी मिला है पद्मश्री। अश्विन ने क्रिकेट में असाधारण योगदान दिया। अरुंधति भट्टाचार्य ने बैंकिंग क्षेत्र में प्रेरणादायक नेतृत्व प्रदान किया। अब देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी पद्म पुरस्कारों की। तो 1954 में इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है। कुछ ऐसे भी साल थे जिस समय जो है ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे। जैसे कि 1978, 1979, 1993, 1997। तो ये 2 वर्ष तो इमरजेंसी के बाद नहीं दिए गए थे। ठीक है। उस समय ये कहा गया था कि जो है यहाँ पर जुड़ता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 जो है उपाधियों की बात करता है। ठीक है। उपाधियों के अंत की बात करता है। तो उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो उन्होंने ये कहते हुए इसे बंद किया था कि ये जो है आर्टिकल 18 का उल्लंघन है। तो जब वापस जो है इंदिरा गांधी जी की सरकार आई थी, तो उन्होंने इसे पुनः चालू किया और ये कहते हुए चालू किया कि ये जो है टाइटल नहीं है, उपाधि नहीं है, बल्कि ये पुरस्कार है और पुरस्कार हम दे सकते हैं। ठीक है। तो इस 4 वर्षों में जो है नहीं दिए गए और इसके बाद जो है ये हर वर्ष घोषित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए। तो आप ये कौन सा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है वो ध्यान रखिएगा। तो पद्म विभूषण जो 2nd नंबर का हमारा पुरस्कार है, असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए। ठीक है। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए। तो ये याद रखिएगा। इन पुरस्कारों को प्रदान करने का आशय किसी विशिष्ट कार्य को मान्यता प्रदान करना है तथा ये पुरस्कार सभी प्रकार की गतिविधियों क्षेत्रों जैसे कि कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान और इंजीनियरिंग,
लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों सेवाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। चयनित किए जाने वाले व्यक्ति की उपलब्धियों में लोक सेवा का तत्व होना चाहिए। यह किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता नहीं अपितु उत्कृष्टता से अधिक होना चाहिए। सभी व्यक्ति जाति, व्यवसाय, पद अथवा लिंग के भेदभाव के बिना इन पुरस्कारों के लिए पात्र होते हैं। तथापि सरकारी कर्मचारी, जिनमें डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में कार्य कर रहे कर्मचारी भी शामिल हैं, इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं। तो ये पात्र नहीं है, बाकी ये लोग पात्र हैं, डॉक्टर और वैज्ञानिक, इंजीनियर। ठीक है। ये पुरस्कार सामान्यतः मरणोपरांत प्रदान नहीं किए जाते हैं, तथापि अत्यधिक पात्र मामलों में सरकार मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान करने पर विचार कर सकती है। यदि सम्मानित किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति का निधन हाल ही में अर्थात उस वर्ष के गणतंत्र दिवस से 1 वर्ष पूर्व की अवधि के भीतर हुआ हो, जिस पर उक्त पुरस्कार को घोषित किया जाना प्रस्तावित हो, यानी 26 जनवरी 2025। ठीक है। तो इसके पहले 1 वर्ष पहले यानी 26 जनवरी 2024, तो ये 1 वर्ष का अंतर हो गया। इस दौरान किसी की मृत्यु होती है तो हम उसे जो है भारत सरकार ये पुरस्कार दे सकती है। ठीक है। उच्चतर श्रेणी का पद्म पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को ही प्रदान किया जा सकता है जिसके मामले में पूर्व पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने के समय से कम 5 वर्ष की अवधि बीत गई हो। तथापि अत्यधिक पात्र मामलों में पुरस्कार समिति द्वारा इस अवधि में छूट प्रदान की जा सकती है। जैसे किसी को पद्मश्री मिल गया, अब उसे जब देना है पद्म भूषण, ठीक है, तो इस दौरान जो है अंतर कितना होना चाहिए? 5 ईयर्स का अंतर होना चाहिए। ठीक है। विशेष मामलों में सरकार छूट दे सकती है, लेकिन सामान्यतः जो है 5 साल का अंतर होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति 2025 में पाया पद्मश्री और पद्म भूषण देना है तो 2030 में उसे जो है पद्म भूषण मिलेगा। तो ये पॉइंट यही कह रहा है। सभी राज्य स्थित सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं तथा उत्कृष्ट संस्थानों से हर वर्ष सिफारिशें आमंत्रित करता है। तो कौन कौन सिफारिश करता है? राज्य या संघ सरकार या भारत सरकार के मंत्रालय, विभाग। ठीक है। ये जो है यहाँ से सिफारिश मांगी जाती है। एक समान प्रक्रिया है इनमें तथा मंत्रियों, राज्य के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, संसद सदस्यों तथा गैर सरकारी व्यक्तियों, निकायों आदि जैसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सिफारिशों को भी पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष रखा जाता है। पद्म पुरस्कार समिति का गठन प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो ये किसकी अध्यक्षता में होता है? समिति का गठन प्रधानमंत्री की द्वारा। नामांकन आमंत्रित करने की तारीख तथा नामांकन सिफारिश की प्राप्ति की अंतिम तारीख क्रमशः 1 मई तथा 15 सितंबर है। इस अवधि को दौरान प्राप्त नामांकनों पर ही विचार किया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती हैं। 1 वर्ष में प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या मरणोपरांत पुरस्कारों तथा विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को छोड़कर 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यानी मरणोपरांत और विदेशी नागरिक को जो हम दे रहे हैं उसे छोड़ करके 120 से अधिक नहीं होने चाहिए। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष 26 जनवरी के अवसर पर की जाती है तथा ये राष्ट्रपति भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह समारोह सामान्यतः मार्च-अप्रैल माह में आयोजित किया जाता है। क्या मिलता है इसमें? तो इस
अलंकरण में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर से जारी की गई एक सनद यानी प्रमाण पत्र तथा तमगा मेडल शामिल होता है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता के संबंध में संक्षिप्त ब्यौरे वाली एक स्मारिका भी समारोह वाले दिन जारी की जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को तमगा मेडल की एक प्रतिकृति भी प्रदान की जाती है, जिसे वे अपनी इच्छानुसार किसी भी समारोह, राजकीय समारोह आदि में पहन सकते हैं। यह पुरस्कार कोई पदवी नहीं है और इसे पत्र शीर्षों, निमंत्रण पत्रों, पोस्टरों, पुस्तकों आदि पर पुरस्कार विजेता के नाम के आगे या पीछे उल्लेखित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पुरस्कार होगा, यानी कोई भी हम जो है निमंत्रण पत्र छपवा रहे हैं, पोस्टर छपवा रहे हैं, पुस्तक छपवा रहे हैं, तो हम जो है वहाँ पर अपने नाम के आगे पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण आदि का जिक्र नहीं करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही लंबा व्याख्या हो गया। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चिनार के पेड़ की सेहत पर नज़र रखने के लिए जियो टैग डिजिटल पहचान प्रणाली शुरू की गई है? तो जम्मू कश्मीर, गोवा, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो कहाँ पर की गई है? जम्मू कश्मीर की गई है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो ये रहा चिनार का पेड़, जम्मू कश्मीर में बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ दिखता है। ठीक है, और ये जियो टैगिंग डिजिटल पहचान पत्र दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? संरक्षण, इसके चिनार के पेड़ को संरक्षित करने के लिए और जैव विविधता बनाए रखने के लिए। जम्मू कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान ने चिनार के पेड़ की सेहत पर नज़र रखने के लिए जियो टैग डिजिटल पहचान प्रणाली शुरू की है। इस पहल का नाम डिजिटल ट्री आधार है। तो ये आप याद रखिएगा, डिजिटल ट्री आधार है। प्रत्येक चिनार वृक्ष को एक विशिष्ट संख्या प्रदान की जा रही है। प्रत्येक चिनार को धातु के बार कोड टैग से चिन्हित किया जा रहा है, जो पेड़ की लोकेशन, ऊंचाई और स्वाद से जुड़ी जानकारी प्रदान करता है। इस पहल से न केवल पेड़ों का प्रबंधन आसान होगा, बल्कि पर्यटक इन पेड़ों की उम्र और अन्य विशेषताओं को बार कोड स्कैन कर जान सकेंगे। चिनार वृक्ष जो है इसे स्थानीय रूप से बूयन कहा जाता है। तो चिनार ना आकर के बूयन आ जाए एग्जाम में, तो आप जो है ध्यान रखिएगा। यह कश्मीर की घाटियों की पहचान और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लाटानस ओरिएंटालिस है। ठीक है, प्लाटानस ओरिएंटालिस है। यह वृक्ष मुख्यतः भारत के कश्मीर क्षेत्र में उगता है। चिनार लगभग 25 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है या कभी कभी इससे भी अधिक, जो कि बढ़ती परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इन वृक्षों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। शहरीकरण, सड़कों के चौड़ीकरण और निर्माण कार्यों के चलते कई पुराने चिनार नष्ट हो गए हैं। तो इसीलिए इसके संरक्षण के लिए ये जियो टैगिंग डिजिटल पहचान पत्र दी जा रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हुई? तो उत्तराखंड, गोवा, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर हुई? ये उत्तराखंड में हुई। अभी जो है 2024 का यूपी पीसीएस का जो पेपर हुआ था पीएससी का, तो उत्तराखंड में ही पेरुल लाओ और पैसे पाओ, पेरुल लाओ पैसे पाओ योजना चलाई गई थी, जो पेरुल को लाते थे तो 50 रुपये केजी जो है, ₹50 पर केजी जो है उन्हें दिया जाता था। तो ये उत्तराखंड में ही लागू किया गया था जंगलों की आग से बचाने के लिए। तो अभी जो है समान नागरिक संहिता जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड ने लागू किया है 27 तारीख को। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये देख रहे होंगे पुष्कर सिंह धामी, ये यहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है, ये यहाँ के मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल। देखिए, उत्तराखंड देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 27 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता पोर्टल का भी शुभारंभ किया।
महिलाओं को संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में समान अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, ये इसलिए लाया गया है। गोवा ने समान नागरिक संहिता के तहत विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है, तो विवाह का पंजीकरण अनिवार्य हो जाता है। गोवा ने 1869 में समान नागरिक संहिता लागू की। उस समय यह पुर्तगाली शासन के अधीन था। अनुसूचित जनजातियों और संरक्षित प्राधिकरण सशक्त व्यक्तियों और समुदायों को छोड़कर सभी निवासियों पर लागू होगा। तो किस पर नहीं होगा? SC ST पर, और संरक्षित प्राधिकरण सशक्त व्यक्तियों और समुदायों को छोड़ करके ये सब पर लागू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान कानून क्या है? तो चाहे कोई व्यक्ति हो, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या किसी अन्य धर्म का हो, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत जैसे मामलों में एक ही कानून लागू होगा। यह सुनिश्चित करता है कि धार्मिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो। विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। हर विवाह का सरकारी रिकॉर्ड में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। 26 मार्च 2010 से पहले संपन्न विवाह या राज्य के बाहर हुए विवाह की पंजीकरण के लिए पात्र होंगे यदि वे कानूनी शर्तें पूरी करते हों। समान विवाह योग्य आयु क्या है? पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष समान न्यूनतम आयु तय की गई है। तलाक के समान आधार होंगे। तलाक के मामले में सभी धर्मों के लिए समान आधार और प्रक्रिया लागू होगी। किसी भी धार्मिक परंपरा या प्रक्रिया को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। प्रथाओं पर प्रतिबंध लगेगा। 3 तलाक, जैसे कि 3 तलाक मुस्लिम समुदायों में प्रचलित तत्काल तलाक की प्रथा पर प्रतिबंध लगेगा। बहु विवाह पर प्रतिबंध लगेगा। एक व्यक्ति के एक से अधिक विवाह करने पर रोक लगेगा। हलाला जैसी प्रथा पर रोक, जिसमें तलाक के बाद महिला को पुनः विवाह से पहले किसी और से विवाह करना पड़ता है। उत्तराधिकार और विरासत में समान अधिकार होगा। ठीक है, सभी धर्मों के पुरुषों और महिलाओं को समान संपत्ति अधिकार दिए गए हैं। इस नियम से पारंपरिक भेदभाव खत्म होगा। लिव इन रिलेशनशिप सिद्धांत को मान्यता दी गई है। इस कानून के तहत लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी गई है। हालांकि इसके लिए पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है? अनुच्छेद 44 में ये वर्णित किया गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो समान नागरिक संहिता को लागू करे। उल्लिखित अनुच्छेद 44 में उल्लिखित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में यह प्रावधान है कि राज्य पूरे भारत क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। हालांकि राज्य नीति के निर्देशक तत्व होने के कारण यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। जैसे कि भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट है, तो ये परिवर्तनीय है। लेकिन वहीं भाग 4 में जो है DPSP है, जो परिवर्तनीय नहीं है। इसीलिए ये जो है आर्टिकल 44 लागू नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। प्रश्न नहीं है ये, आज हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो एडहॉक जज की नियुक्ति जो होती है कहाँ पर होती है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में होती है। तो इसके बारे में अभी प्रमुख चर्चा का बिंदु बना हुआ है, तो देख लेते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कई उच्च न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्थायी तौर पर यानी आवश्यकता अनुसार सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का सुझाव दिया है। यानी न्यायालयों में संख्या लंबित मामले जो है बढ़ रहे हैं, तो उसी के लिए जो है एडहॉक जज की नियुक्ति की बात चल रही। इसकी पृष्ठभूमि देखें तो 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 224A के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के केवल 3 उदाहरण दर्ज किए गए हैं। इसे एक निष्क्रिय प्रावधान कहा गया है। मतलब अभी तक जो है 3 ही न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, तो इसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने
क्या कहा? निष्क्रिय प्रावधान कहा। मुख्य बिंदु की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 224A उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से सेवानिवृत्त उच्च न्यायाधीश चुनने की अनुमति है। न्यायाधीशों से पुनः न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने का अनुरोध करने की अनुमति देता है। तो आर्टिकल 224 के तहत जो है हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट में के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से सेवानिवृत्ति के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से पुनः न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने का अनुरोध करने की अनुमति देता है। ऐसे नियुक्त व्यक्ति